शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद आरूफ। गुज़िश्ता तकरीबन 8-9 माह से एक केस जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है और यह है बलाज फैमिली और तिफी भट्ट फैमिली के दरमियान दुश्मनी का। इस दुश्मनी की नजर सबसे पहले तो बलाज खुद हो गया और फिर उसके बाद अब जावेद भट्ट के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। लेकिन इन तमाम मामलात में जो कानूनी जंग इस वक्त लड़ी जा रही है वो सबसे ज्यादा अहम है। जावेद भट्ट के हवाले से जो शूटर पकड़ा गया उसने बलाज के सब छोटे भाई अमीर मौसम का नाम लिया और जिसके बाद कुछ चीजें जो मुख्तलिफ हो गई। लेकिन एफआईआर का जो इंदराज हुआ था वो अमीर फतेह और कैसे भट्ट के खिलाफ हुआ था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सफदर शाहीन पीरजादा साहब। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि अब जो शूटर पकड़ा गया उसने पुलिस की कस्टडी में जो एक बयान दिया उसकी कानूनी हैसियत क्या है और आने वाले दिनों में अगर अदालत में ये केस जब जाता है और इस पर फिर बलाज फैमिली को क्या फायदा होगा, भट्ट फैमिली को क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है इस हवाले से हमसे डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, एक एफआईआर दर्ज होती है एक शख्स के कत्ल की और उसमें फिर जो नामजद एफआईआर थे उनका नाम नहीं लिया जाता मारने वाले की जानिब से, बल्कि उसके बड़े भाई का नाम ले लिया जाता है। कानून इस लिहाज से क्या कहता है, इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। सर। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि ये 2 वर्शन केस हो गया, यानी एक वर्शन आ गया कंप्लेनेंट का जिसने एप्लीकेशन दी थी, एक वर्शन आ गया उस बंदे का जो अलेज्ड शूटर है। इस मामले में कानूनी शहादत आर्डर बिल्कुल क्लियर है। कानूनी शहादत आर्डर कहता है कि अगर कोई भी शख्स कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है कि जिसमें वो अपने आप को पूरा इनक्रिमिनेट करता है कि ये मैंने की है, या अपने आप को पूरा उसमें से निकाल लेता है, यानी दोनों एक्सट्रीम में जाती है कि मैं कुछ नहीं किया, तो फिर उसकी स्टेटमेंट पे यकीन करना मुश्किल होगा, नहीं यकीन किया जाएगा अनटिल और अनलेस कोई करोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस उसमें से मिले, कोई ऐसी शहादत मिले कि जो एक आम आदमी का मैन विद कॉमन प्रूडेंस को यकीन दिला सके कि ये जो बंदा कह रहा है ये ठीक है। अब जो शूटर की स्टेटमेंट जैसे आपने बताया है वो इन द आई ऑफ लॉ नलिटी है, उस पर कोई भी यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उसकी निगेशन की ये आ जाएगी कि वो स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दी गई है, कानूनी शहादत ऑर्डर और सीआरपीसी दोनों कहते हैं कि जो स्टेटमेंट 161 की है पुलिस कस्टडी में, उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं अनटिल और अनलेस उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए उसको एक बुनियाद बना के कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस इकट्ठा किया जा सके, सफाई मिसल पे लाया जा सके, जिससे ये बात साबित हो सके, एस्टेब्लिश हो सके कि जो बात पुलिस कस्टडी में कही गई थी वो बात थोड़ी सी ठीक है या पूरी ठीक है। वो जो एविडेंस मिलेगा उनको और उसकी स्टेटमेंट को दोनों को मिला के उसको देखा जाएगा। अगर उस तरह का कोई एविडेंस नहीं आता तो फिर वो जो स्टेटमेंट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका जिंदा सबूत ये मैं बताता हूँ कि पुलिस की कस्टडी में जितनी भी शहादतें होती हैं, आपने देखा कि वो इतनी मोटी फाइल बनती है मर्डर केस की, और जब कोर्ट में आ जाता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उन विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाता है कि यहाँ आके तो आप कोर्ट में बताएं कि आपने क्या कहा था और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। इसके बारक्स जो इंग्लैंड है, इसके बारक्स यूएसए है, इसके बारक्स डेवलप्ड नेशंस है, वहां की पुलिस का रवैया भी डिफरेंट है और उसकी एविडेंसी वैल्यू भी डिफरेंट है। वहां अगर पुलिस की कस्टडी में किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कहीं गलत साबित हो जाए तो फिर जिसने वो स्टेटमेंट दी उस बंदे की खैर नहीं होती। अच्छा, अब इस केस के अंदर पुलिस असल में ब्रिज बनाना चाह रही है कि अमीर मौसफ का नाम अजहर ने तो ले लिया, लेकिन इसका जो साथी है आरिफ भट्टी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का इंतजार करेगी, गिरफ्तार वो होता है तो अब उसके बयान को भी शायद मिलाया जाएगा कि उसके बयान की तस्दीक होगी, क्योंकि अजहर ने बयान दिया कि मुझे अमीर मौसफ से मिलवाने वाला जो शख्स है वो है आरिफ भट्टी। ठीक है, और आरिफ भट्टी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अब अगर आरिफ भट्टी भी आगे कहा था जी हाँ ठीक है मैंने इसको अमीर मौसफ से मिलवाया और फिर ये सारा प्लान हुआ, तो उससे फिर क्या कानून कहता है? अगर देखिए ना, अभी जो मैंने आपको अभी पहले बताया था वही पुलिस उसी तरफ जा रही है कि जो बीच में लिंक टूटा हुआ वो लिंक लेके आए। अगर वो जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है उसको गिरफ्तार करते हैं और वो भी इसकी स्टेटमेंट को एंडोर्स करता है और उसके बाद जो है ये सब्सिक्वेंटली जिसका नाम ले रहे हैं उसके साथ इनकी कोई मुलाकात का सबूत मिल जाता है, कोई एविडेंस मिल जाती है कि फलां बंदे के साथ ये मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने उस बंदे ने इसको कहा था, फिर इसकी एविडेंस की वैल्यू बन सकेगी। अदरवाइज ये एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन, वो इसकी कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं है।
इसमें आप कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का सेक्शन 142 पढ़ें, उसमें 72 का क्लॉज बी पढ़ें। उन दोनों को जो जितना कुछ मैं आपको बता दूं उन दोनों में लिखा हुआ है। इसके बाद जब आपके पुलिस ऑर्डर 1934 उसका वॉल्यूम 3 चैप्टर 25 पढ़ेंगे, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि इवन अगर आरिफ भट्टी भी आकर बयान दे देता है ये कि मुझे ये जो बात बंदा कह रहा है ठीक कह रहा है, वो उस वक्त भी उसकी कोई हैसियत नहीं, उस वक्त कोई टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, जैसे कहते हैं कि दो अंधे मिलके एक आंख वाला नहीं बन सकते। आरिफ भट्टी की स्टेटमेंट भी उतनी यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं जितनी पहले की है जो पकड़ा गया है। अनटिल और अनलेस वो एक ऐसी शहादत सफा मिसल पे ले आए, ऐसा कुछ सबूत ले आए जिससे ये साबित हो सके कि फलां बंदे ने इनको कहा था कि फलां बंदे को कत्ल करो, उसका वो जो ब्रोकन लिंक है वो उसके लिए बहुत बड़ा वो ऐसा है कि उसको ब्रेज अप नहीं किया जा सकता। अनटिल और अनलेस वहां कोई शहादत ना हो, अनटिल और अनलेस वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो, कोई फोन कॉल ना हो, कोई मैसेज ना हो, कोई ऐसी शहादत के जिसको कोर्ट जो है ना काबिल तरदीद ना कहे, कोर्ट उस पर यकीन कर सके। अच्छा, अब FIR में तो 109 के तहत उस वक्त तो इसको शामिल नहीं किया गया था। FIR 2 नामजद बंदों के खिलाफ दी गई थी, अमीर फतेह और कैसर भट्ट के। अब इस बंदे के इस बयान के बाद उन दोनों की क्या स्टेटस रह जाता है कानून के मुताबिक? मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि दिस इज ऑफ टू वर्शन केस है। एक स्टोरी आ गई प्रोसिक्यूशन की, जो कंप्लेनेंट की, अब दूसरी स्टोरी आ रही है इसकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की। अब जहां पे दो स्टोरीज आ जाएंगी तो उस दोनों का बेनिफिट दोनों की अक्यूज को मिलेगा और उसका नतीजा ये निकलता है। हमारे यहाँ होते ही मोस्टली यही है कि जहां पे टू स्टोरीज टू वर्शन केस आ जाता है तो वहां तमाम अक्यूज तमाम मुल्ज़मान बच जाते हैं, कभी भी किसी को सजा नहीं हुई दो स्टोरी के केस में। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस केस का अल्टीमेटली कोई फायदा ही नहीं होना किसी को, अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा। रीजन बीइंग के अब पुलिस के पास कंप्लेनेंट ने जो कहा है उसके जो पुलिस है वो उसके बारक्स है। पुलिस कहती है कि नहीं ये स्टोरी ठीक नहीं है, ये फलां बंदे ने इनको कहा है, तो उसमें एक बंदा हमने पकड़ लिया है। अब जो पहली स्टोरी है वो इमीडिएट स्टोरी वो ज्यादा बिलीवेबल होती है, जो सब्सिक्वेंट स्टोरी है उसके बारे में कहा जाता है कि ये सोच विचार करके इस पे प्लानिंग करके ये स्टोरी बनाएंगी है तो ये स्टोरी जो है ठीक नहीं होगी, तो वही के रूल इस पे अप्लाई किया जाएगा कि जो पहली स्टोरी थी जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट जो है वो स्टार विटनेस होता है। जब स्टार विटनेस ये कह रहा है तो बाकी विटनेस जो भी कहेंगे उनको उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि फिर घूम फिर के बाद तो फिर विटनेस के ऊपर आ गई ना। आई विटनेस तो वो थे जिसे अब हम स्टार विटनेस भी कह रहे हैं। हाँ। उनके मुताबिक अमीर फतेह और कैसर भट्ट इसके अंदर शामिल था। शूटर आगे कह देता है जनाब नहीं ये अमीर मौसम के कहने पर है, तो फिर पुलिस किस डायरेक्शन के अंदर काम करेगी? प्रोसिक्यूशन ने किस डायरेक्शन में जाना है? यही कह रहा हूँ, एक तो ये टू स्टोरी केस हो गया ना, टू वर्जन केस हो गया, यानी आराम से आप ये कह सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इस पे किसी को सजा देना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन सा काम हो गया। ये दो स्टोरी। अब जो मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है कि उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस आ गया कि जिससे ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि कंप्लेनर ने जो स्टोरी दी है वो गलत है और जो अक्यूज पकड़ा गया उसने जो स्टोरी दी है वो काबिल यकीन है। नहीं, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में जो भी बयान दिया जाएगा अनटिल और अनलेस उसमें स्ट्रांग शहादतें हों, ना काबिल तरदीद शहादतें हों, वो शहादत हो कि जिसको कोर्ट ब्लाइंडली आंखें बंद करके यकीन कर ले। अगर ऐसा इशू नहीं होता तो उस किसी स्टोरी पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब अगर जो पकड़ा गया हुआ अजहर वो आगे अदालत में बयान दे देता है तो फिर क्या कहेंगे इसको? अदालत देखिए, अदालत में बयान अगर उसका होता है वो 164 की स्टेटमेंट है तो वो सबसे पहले तो वो इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट होगी। वो जो स्टेटमेंट देगा वो अपने खिलाफ होगी उसकी। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 142B कहता है कि दो किस्म की स्टेटमेंट जिसमें वो पूरे का पूरा अपने आप को इनक्रिमिनेट करे या अपने आप को पूरा बेगुनाह करार दे दे, वो काबिल यकीन नहीं है। फिर बात वही आएगी जो मैंने गुजारिश की है कि जो शहादतें मिलती हैं उस पर्सपेक्टिव में उन शहादतों को क्या किया जा सके, क्या वो काबिल यकीन है। अगर वो शहादतें काबिल यकीन हैं तो फिर तो आगे जाया जा सकता है, अगर वो शहादतें काबिल यकीन नहीं है तो फिर आगे कोर्ट नहीं सजा देगा। आम अल्फाज में हम इसे कह सकते हैं कि ये जो अजहर है इसने पुलिस को जो बयान दिया वही बयान ये अदालत में आकर भी देता है, तो इस बयान की सूरत में उसको अपने इस बयान को साबित करने के लिए कुछ शहादतें भी देनी होंगी। यस, अदालत में दो किस्म के बयान है। अपने बयान करदा अल्फाज के मुतालिक कुछ शहादत नहीं देगा उस वक्त तक जो है उस बयान की कोई अहमियत नहीं रहनी है।
उस बयान की कोई अहमियत ना थी, ना है, ना होगी। दो किस्म के वो बयान दे सकता है, एक 164 की स्टेटमेंट देगा, एक जब शहादतें होंगी तो उस वक्त ट्रायल कोर्ट में देगा। उन दोनों पे जिरा होनी है। फिर वो वैसे ही नहीं स्टेटमेंट दे देगा तो उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नॉट एट ऑल। उसमें जो डिफेंस लॉयर है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कहा जाता है, जर्मी बेंथम ने कहा था कि दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट डिवाइस एंड लीगल इंजन टू एलिसिट द ट्रूथ फ्रॉम द पाइल ऑफ लाइज, कि झूठों का एक ढेर लगा हुआ है झूठ का, तो उसमें से सच्चाई क्या है वो क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे करके निकालेगी जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। वो कहता है उसको, उसने मुझे भेजा था, तो वो पूछेगा कि उसने कैसे भेजा था, तेरे साथ कैसे राब्ता हुआ था। अगर वो चेन एस्टेब्लिश होती है, डॉक्यूमेंट्री और काबिल यकीन, सिंपल उसके कहने पे नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मर्डर केस है, इसमें यानी कि हम वो इसमें कहते हैं मादी तौर पर चीज लानी होगी। एग्जैक्टली मादी तौर पर फिजिकल एविडेंस लाना होगा उसको, सिंपल स्टेटमेंट पे नहीं होगी। सिंपल स्टेटमेंट तो उसने तो अभी कह दिया ना कि एक बंदा पकड़ा नहीं गया, तो उस पे है। अगर आर्टिकल 72 उसकी क्लॉज बी पढ़े तो उसमें कानून कहता है कि जो बंदा इनडायरेक्ट विटनेस है वो शहादत दे ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक वकूआ आपने देखा, आपने मुझे बताया, तो मैंने आगे किसी और को बता दिया। अब ए से बी, बी से सी, ना बी बता सकता है ना सी बता सकता है। आप अगर हो तो विटनेस होंगे, मैं और कोई और विटनेस नहीं है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस सिर्फ आपकी है, आपने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। जो आपने मुझे बताया वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस में कभी भी सजा नहीं होती। बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन परिदा साहब ने इस बयान के हवाले से जो लोगों में या इनसे मुतल्लिक जो इबहम पाया जा रहा था कि अमीर मौसम के ऊपर जो शूटर अजहर ने जो बयान दिया, उसके बाद ये तमाम सूरत क्लियर हो जाएगी और अब वो इस पकड़ में आ सकते हैं। तो इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इस बयान की कानूनी हैसियत उस वक्त होगी जब तक मादी तौर पर वो अपने इस तमाम बयान के शवाहिद अदालत के सामने, पुलिस के सामने नहीं रखता। हम इस केस में मजीद जो भी कोई अपडेट होगी उससे मैं आपको दोबारा आगाह करूंगा। कानूनी पहलू जो है इस केस के हम आपको दोबारा बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।